हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेरणा है और आज मैं आपके साथ डेरिवेटिव का कॉस्ट एंड कैरी मॉडल डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो हमारा ये छोटा सा क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको इस क्लास में क्या क्या कवर अप करना है। ओके, तो पहली बात हमको मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड कैरी मॉडल देखना है। सेकेंड वन हमको ये देखना है कि कॉस्ट एंड कैरी मॉडल के हिसाब से फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते समय कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, और थर्ड पार्टीज जब हम फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं ना, तब एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट आता है, दैट इज़ डिविडेंड यील्ड वाला। और अगर हम हमारे सिलेबस में देखेंगे तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जहाँ पर डिविडेंड यील्ड अलग अलग टर्म्स में दिया है, जैसे कहीं पर रुपये में, कहीं पर परसेंट में, कहीं पर कुछ, है ना। तो हमको ये देखना है कि बाबा कहाँ पर पीरियोडिक करना है उस डिविडेंड यील्ड को और कहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि आईसीआई ने बहुत जगह से थोड़ा थोड़ा एम्बिग्युइटी रख दिया है, तो हमको वो चीज़ें आज क्लियर करनी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, दैट इज़ मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड कैरी मॉडल। ओके, तो बेसिकली कॉस्ट एंड कैरी मॉडल क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी मार्केट में पोजीशन लेनी है तो वो पोजीशन लेने के लिए आपको नेट कॉस्ट क्या लगेगा, इसके बारे में कॉस्ट एंड कैरी मॉडल बात करता है। ठीक है, और कॉस्ट एंड कैरी मॉडल मोस्टली यूज़ होता है प्राइसिंग करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो हमने दो चीज़ें देखी, इट इज़ जस्ट ओनली फॉर द आर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, फिर हमको देखना है कि एज़ पर कैश एंड कैरी मॉडल हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं फॉरवर्ड प्राइस का। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हमको मीनिंग देखना है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का। ठीक है, जो कुछ भी हम मीनिंग देखेंगे इट इज़ ओनली फॉर आर नॉलेज और आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या बोलता है कि आपको कभी भी अगर पोजीशन लेनी होगी फ्यूचर में, ठीक है, तो यू हैव टू इनकर सम कॉस्ट। ठीक है, सम नेट कॉस्ट। तो वो नेट कॉस्ट क्या होती है वो हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बोलता है कि यू हैव टू इनकर सम कॉस्ट। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल मोस्टली यूज़ होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसिंग के लिए। ठीक है, तो हमको ये थोड़ा सा ब्रीफली देखना था, हमने देख लिया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ कि हम कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के हिसाब से फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो एज़ पर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल हमको एक छोटा सा इक्वेशन ध्यान में रखना है, जो कि हमारे खून में आ चुका है आफ्टर स्टडिंग फॉरेक्स चैप्टर। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट इज़ इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, तो अभी फॉरवर्ड रेट तो पता है हमारा इस इक्वेशन से निकल आएगा। स्पॉट रेट क्या होता है, जो हमारा अभी करंटली क्या रेट चल रहा है, विच इज़ अ स्पॉट रेट। फिर कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ कैरी के दो पार्ट्स होते हैं, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है कॉस्ट, जिसमें से हम बेनिफिट लेस करेंगे तो हमारा नेट कॉस्ट ऑफ कैरी निकलेगा। तो कॉस्ट के दो दो भाग है, दो टाइप्स है, दैट इज़ फर्स्ट इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अनदर वन इज़ स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, और बेनिफिट के भी दो पार्ट्स है, दैट इज़ मॉनिटरी बेनिफिट, जैसे हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक है, और सेकेंड वन इज़ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, जैसे हमारा कन्वीनियंस यील्ड होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन समझ में आ गया, फॉरवर्ड इक्वल टू स्पॉट प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। नेट कॉस्ट ऑफ कैरी में कॉस्ट माइनस बेनिफिट, कॉस्ट में दो, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, एंड बेनिफिट में मॉनिटरी बेनिफिट दैट इज़ डिविडेंड एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दैट इज़ कन्वीनियंस कॉस्ट। ओके, तो अभी हम हमारे थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्युइटी होता है, तो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं और क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उस छोटे से एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, छोटा सा चार्ट बनाकर। ठीक है, तो वो चार्ट हम अभी देखते हैं, और उससे पहले हमको दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो याद रखनी है, कि जो डिविडेंड यील्ड होता है ना, वो कभी भी शेयर प्राइस पर मिलता है, और जो डिविडेंड रेट होता है ना, वो फेस वैल्यू पर मिलता है। ठीक है, और डिविडेंड यील्ड होता है ना, वो हमेशा पर एनम होता है,
क्वेश्चन बोले ना बोले वो हमेशा पर एनम होता है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली चीख चीख कर बोल रहा है कि इट इज़ अ पीरियोडिक रेट, ठीक है। आइदर वो पर एनम ही होता है, और जो डिविडेंड रेट होता है ना वो हमेशा पीरियोडिक होता है, क्वेश्चन बोले नहीं बोले हमेशा वो पीरियोडिक होता है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ज़ोर ज़ोर से बोले कि हाँ इट इज़ अ पर एनम रेट। ओके, ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। अभी चलो टेबल में देखते हैं। तो डिविडेंड यील्ड आईसीआई ने 4 तरीक़ों के दिए हैं। एक तो आईसीआई बोलती है कि डिविडेंड यील्ड उन्होंने बोल दिया कि कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग रेट है, ठीक है। तो जब भी वो ऐसी बोलती है कि डिविडेंड यील्ड रेट इज़ CRRI टर्म्स में, तो तब हमको ना नॉर्मली क्वेश्चन रीड करके समझ में आ जाता है कि क्या करना है, उसका पीरियोडिक करना है कि आइदर वो एक्चुअल में पीरियोडिक दिया हुआ है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन रीड करके फटाक से समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने बोला डिविडेंड यील्ड तो हमेशा पर एनम होता है, तो नॉर्मली यहाँ पर हम पीरियोडिक करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला डिविडेंड यील्ड जहाँ पर रुपीज़ टर्म में दिया है, ठीक है। तो रुपी टर्म में दिया है तो कोई हमको यहाँ पर झंझट वाला काम ही नहीं है कि बाबा देखो आपके टाइम लाइन पर वो कहाँ कहाँ दिया है आपको, और फिर उसको आप आइदर T0 पर लाओ और फिर आपके मैच्योरिटी तक लेकर जाओ, या फिर डायरेक्ट उस पॉइंट से आप मैच्योरिटी तक लेकर जाओ। इसका क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। पहले ये समझ कर लेते हैं। फिर थर्ड वाला जहाँ पर डिविडेंड यील्ड रेट परसेंट में दिया है, ठीक है, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, पीरियोडिक भी नहीं बोला और पर एनम भी नहीं बोला। तो हमारा एक बेसिक हमारा फंडामेंटल है, हमारा बेसिक नॉर्मल सा लॉजिक है कि बाबा डिविडेंड यील्ड तो हमेशा पर एनम होता है, बोले नहीं बोले। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं बोला है तो पर एनम है और पीरियोडिक करना चाहिए। यस, लॉजिकली इट इज़ करेक्ट कि नहीं बोला है तो पर एनम ही होगा और उसका पीरियोडिक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना आईसीआई ने बहुत जगह पर क्या किया है, कुछ बोला नहीं है और उन्होंने पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक भी नहीं किया, मतलब ऐसे समझ लिया कि विच इज़ ऑलरेडी पीरियोडिक। तो ये मेन एम्बिग्युइटी है और इसको हमको याद रखना है। हमको लिटरली वो क्वेश्चन याद रखने हैं कि जहाँ पर आईसीआई ने उसे पर एनम ना मानते हुए पीरियोडिक माना है, ठीक है। ये वाला मेन एम्बिग्युइटी है। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, अभी एक छोटा सा पार्ट बाकी है उसके बाद, ठीक है। तो अभी देखो फोर्थ वन में क्या बोला है कि डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड बोला हुआ होता है कि डैश डैश % ऑफ स्टॉक एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिटर्न, ठीक है। जैसे 50% ऑफ स्टॉक एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिटर्न। तो जहाँ पर भी ऐसे बोला हुआ होता है ना, तो इसका मतलब ये परसेंट देना ही तो पीरियोडिक करना हुआ, ये परसेंट देना ही तो पीरियोडिक करना हुआ। क्योंकि से सपोज़ हमारे 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि 50% शेयर होल्डर्स 50% शेयर्स एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रिटर्न। तो मतलब 1 लाख शेयर्स में से 50,000 शेयर पर ही हम देंगे, तो क्योंकि 50,000 शेयर ही एलिजिबल होंगे, तो इट इज़ एक्चुअली पीरियोडिक। तो इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वो परसेंट वो डिविडेंड यील्ड रेट पे यूटिलाइज़ करो और उसको फिर आप प्राइस पे अप्लाई कर दो, आपका डिविडेंड यील्ड निकल आएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने डिविडेंड यील्ड के 4 नेचर देखे कि बाबा जब डिविडेंड यील्ड CRRI टर्म्स में दिया है तो क्या करना है, रुपी टर्म में दिया है तो क्या करना है, ऐसे बोला है कि डैश डैश % ऑफ स्टॉक विल प्रोवाइड द रिटर्न तो क्या करना है। और सबसे मेन बात, जब डिविडेंड यील्ड परसेंट में दिया है और क्वेश्चन साइलेंट है, वो पर एनम भी नहीं बोल रहा और वो पीरियोडिक भी नहीं बोल रहा, तो क्या करना है, ठीक है। तो ना तो हम हमारा नॉलेज और लॉजिक यूज़ करके बोलेंगे कि हाँ तो क्वेश्चन तो साइलेंट है तो हमको यहाँ पर एनम मानकर पीरियोडिक करना चाहिए, तो इट इज़ लॉजिकली करेक्ट। लेकिन वहाँ पर ना कहीं कहीं पर आईसीआई ना उसको पीरियोडिक ही मानती है और उसको पीरियोडिक नहीं करती, पीरियोडिक ही मानती है और वैसे ही यूज़ करती है। तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। और बाकी रही बात प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर अप करने की, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हमको मेन फोकस करना है कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यील्ड या फिर डिविडेंड रेट के बारे में, कि बाबा जब कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग दिया हुआ होता है तो एक्चुअली उसका
ट्रीटमेंट कैसे होता है, हमको कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से सोचना है, ठीक है। जैसे कि कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, मंथली बोला है, सेमी एनुअली बोला है, एनुअली बोला है, 9 मंथली बोला है, वॉट एवर इट में बी, जैसे भी बोला है, हमको वो एक्चुअल में कैसे करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल के साथ कवर अप करेंगे। और अभी जो हमने इस वीडियो में चार्ट्स रेफ़र किए हैं ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हैं, वो प्लीज़ आप रेफ़र करना। और आपको उस तरीके का कोई भी चार्ट चाहिए, कोई भी कंसेप्ट का, तो आप मुझे प्लीज़ बोलना। मैं पक्का कोशिश करूँगी कि आपको चार्ट प्रोवाइड कर सकूँ। और सबसे मेन बात, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।